Assalamu alaikum dear students, welcome to the another math class. In this class, we are going to solve the exercise 13.1, which was related to the concept of probability. As we discussed in the previous classes and previous lectures, इससे पहले हमने जो डिस्कस कर लिया हुआ है कि probabilities की definition बनाई, उसकी examples को हमने डिस्कस किया, तो आज हम इसको DNA exercise को जो सॉल्व करेंगे. Now start the exercise 13.1, the question number 1. Arshad rolls a dice, तो इसको लेके चलते हैं. This is the statement of question number 1. अब देखिए question number 1 की ये statement है कि Arshad rolls a dice. अब उसने डाइस को तो रोल किया है, ऑब्वियस सी बात है, डाइस को रोल किया तो डाइस की तो 6 साइड्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर उसने एक बात मेंशन कर दी है. हमें पता है कि डाइस के ऊपर जो है वो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन बता दी है कि डाइस के ऊपर अब ये 1, 2, 4, 5, 6 नहीं है. उसने कहा है डाइस के ऊपर जो साइड्स के ऊपर लेबल्ड है ना, तो एक साइड के ऊपर एल लिखा हुआ है, एक पर एम लिखा हुआ है, एक पर एन है, एक पर ओ है, एक पर पी है और एक पर यू है. ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो मैं इसका सैंपल स्पेस बनाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है. व्हेन डाइस इज रोल्ड द सैंपल स्पेस विल बी एस, के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, एल एम एन ओ पी एंड यू, और उसकी जो कार्डिनलिटी बनेगी, क्योंकि हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं हमें एन ऑफ एस के साथ, विच इज इक्वल टू 6. ऑब्वियसली बात है, डाइस की तो कार्डिनलिटी सैंपल स्पेस की 6 ही बनती है. अब सवाल पे चलें तो सवाल में उसने कहा कि हमने फाइंड क्या करना है. यू हैव टू फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस लैंड्स ऑन द कॉन्सोनेंट. डाइस जो है वो लैंड करे कॉन्सोनेंट के ऊपर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो वही स्टेप है जैसे एग्जांपल में हमने डिस्कस किया. तो सबसे पहले आपने सपोजिशन की, लेट कर लिया ए एक इवेंट है, गेटिंग कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करने का एक इवेंट ए है. अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या देखें. सबसे पहले तो देखते हैं कि कितने के आपके पास केसेस ऐसे हैं जिसके ऊपर कॉन्सोनेंट आ सकता था. कितने केस हैं सैंपल स्पेस के अंदर जिसमें कॉन्सोनेंट शो हो रहा है. पहला जो कॉन्सोनेंट है वो एल है, दूसरा कॉन्सोनेंट एम है, तीसरा एन है, वो जो वाउल्स होता है, फिर चौथा पी है. तो 4 केस ऐसे बने जिसमें कॉन्सोनेंट आ रहा था. इसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो 4 है. अच्छा, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की निकालनी हो तो वो इक्वल होती थी हमारे पास, ए इवेंट है ना यहाँ पर, कार्डिनलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस. अब कार्डिनलिटी ऑफ ए तो हम फाइंड कर चुके हैं, विच इज इक्वल टू 4, और कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस हमें पता है, विच इज इक्वल टू 36. जब इनको मैं कट आउट करता हूँ, ठीक है, ये दोनों जो हैं वो डिविजिबल हैं मेरे पास किसके ऊपर, 2 पर डिविजिबल है. 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6. इसका मतलब है कि इनकी जो कार्डिनलिटी है वो 2/3 आती है. ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो है सोल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का. तो लास्ट एक स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है. थस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉन्सोनेंट इज, गेटिंग कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी क्या निकली है, इज 2/3. ये बात लाजमी मेंशन करनी है. ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया. तो क्वेश्चन जो है वो 2 की स्टेटमेंट देखते हैं. अब शाजिया थ्रोज अ फेयर पेयर ऑफ फेयर डाइस, 2 डाइस को उसने फेंक दिया. ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इसकी जो केस बनेंगे वो 36 बनेंगे, हमने इसको जना डिस्कस किया हुआ है. तो चलें इसको भी जना हम सॉल्व करते हैं. अब देखें कि शाजिया ने जना देखें यहाँ पर उसने कहा कि थ्रोज अ पेयर ऑफ फेयर डाइस. पेयर ऑफ फेयर डाइस की बात की है तो इसका मतलब अगर मैं सबसे पहले तो उसका सैंपल स्पेस बनाऊं, यहाँ पर मैंने ये सैंपल स्पेस सबसे पहले बनाया सोल्यूशन के अंदर. ये पहला डाइस है, यानी कि पहले डाइस के ऊपर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है. सेकंड डाइस के ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 आ सकता था. तो पहला केस जो मैंने बनाया वो क्या बनाया, 1 1 का क्या बनाया. इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट डाइस पे भी 1 है, सेकंड पे भी 1 है. इसी तरह से दूसरा केस यहाँ पर देखूँ तो फर्स्ट डाइस के ऊपर 1 है, लेकिन सेकंड पे चेंज हो रहा है, वो 2 आ रहा है. फर्स्ट पर 1 ही है, फिर 3 हो चुका है सेकंड डाइस में, फिर 1 का 4 के साथ है, 1 का 5 के साथ है, 1 का 6 के साथ है. इसी तरह से फिर सेकंड फर्स्ट डाइस को चेंज किया. फर्स्ट डाइस पे 1 1 नहीं आता जा रहा हमेशा. अब फर्स्ट डाइस पे 2 आया, सेकंड पे 1 आ गया, फिर 2 आया, सेकंड पे भी 2, फिर 2 आया, फिर 3 आ गया, 2 के साथ 4 आ गया, 2 के साथ 5 आ गया. इसी तरह से मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स को बना लिया सैंपल स्पेस के अंदर. ये आपको पता था कि अगर एक डाइस के टोटल केस 6 हैं, अगर 2 दफा रोल किया तो उसकी पावर 2 हो जाती है, विच इज इक्वल टू 36. 3 दफा करते तो 6 की पावर 3 बनती, जो कि 216 बनती थी, जो कि बहुत लेंथी बनती. तो यानी कि सैंपल स्पेस तो पहले हमने कवर कर लिया, जो कि मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, कार्डिनलिटी ऑफ एस यहाँ पर मैं अगर कहूँ आपसे, विच इज इक्वल टू 36 है. ठीक है, अच्छा पहला केस उसने क्या पूछा है कि सम ऑफ द डॉट्स इज एटलीस्ट 4, यानी कि एटलीस्ट अगर इन दोनों को प्लस करें ना डॉट्स को, तो एटलीस्ट 4 आना चाहिए, यानी कि 4 से अबव भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 4 से ज़्यादा भी हो सकता है. तो देखते हैं कि कितने केस ऐसे हैं जिनके ऊपर 4 या 4 से अबव आ सकता है. पहला सवाल इसका ये एक पार्ट है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में से ही बात की है. तो देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है गेटिंग सम ऑफ द डॉट एटलीस्ट 4. सबसे पहले तो हम मेंशन कर लेते हैं एक इवेंट. यहाँ पर देखो मैंने एक इवेंट कहा दिया, लेट ए बी इवेंट गेटिंग सम ऑफ डॉट इज एटलीस्ट 4. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि कितने केस ऐसे हैं कि जिस पे सम ऑफ एटलीस्ट 4 आने का मतलब है कि 4 भी आ सकता है, 4 से ज़्यादा भी आ सकता है. तो देखते हैं कि पहला केस, यानी कि इसमें देखूँ तो मेरे पास सम एटलीस्ट 4 नहीं आ रहा. ये वाला केस तो निकल ही गया यहाँ से. और ये वाले देखो तो इसमें भी 4 नहीं आ रहा. कम से कम 4 है तो 4 से अब भी आना चाहिए. 2 केस तो ऐसे हो गए जिसपे तो कम से कम नहीं आ रहा 4. इस पे तो 4 आ रहा है, ये भी होना चाहिए. इस पे 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 भी शामिल है. हमने कहा एटलीस्ट 4 का मतलब है कि आपके पास 4 भी आ सकता है, 4 से अब भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये वाला तो केस है. अब इसी तरह से ये सारे ही होंगे, लेकिन ये वाला नहीं होगा 2 और 1 का. इसमें भी मेरे पास 3 आ रहा है, 4 नहीं बन रहा. इसके बाद 2 2 4 होता है, और कोई ऐसा केस नहीं है यहाँ पर. ठीक है, जिस पे मेरे पास 4 से कम जो है ना वो सम बनता हो. मुझे ये पता है कि टोटल केस 36 हैं, जिसमें से 3 केस मुझे ऐसे मिल गए हैं. अब मैं इस चीज़ को कैलकुलेट करता कि सारों को जिनका 4 या 4 से अबव आ रहा है, तो मैंने सबसे पहले निकाल ही उनको लिया हुआ है जिन पे 4 नहीं आ रहा, यानी कि एटलीस्ट 4 नहीं आ रहा, 4 से कम जिन पे सम आ रहा है वो कितने केस, तो जस्ट 3 मिले. तो देखो मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी है. स्टेटमेंट मैंने क्या लिखी है कि सिंस देयर आर ओनली 3 आउटकम्स, 3 आउटकम्स ऐसी हैं
विद द सम ऑफ डॉट्स जो है ना वो लेस देन 4 है। इसका मतलब है कि 3 अगर आपके पास लेस देन 4 है तो टोटल तो 36 हैं, तो 33 फिर आउटकम ऐसी हुई जहाँ पर सम एटलीस्ट 4 या 4 से अबव आ रहा है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए फिर कितनी होगी, वो मेरे पास 33 होगी। तो हमें तो पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, तो उसका फार्मूला क्या है, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस सैम्पल स्पेस। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो किसके इक्वल होगी, 33/36, ये दोनों के दोनों 3 पर डिविजिबल है, विच इज इक्वल टू 11/12 आ जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट पे मेंशन कर सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ डॉट्स एटलीस्ट 4 इज 11/12, ये मेंशन लाजमी करना है आपने। तो ये स्टेटमेंट आ गई, ये पहला पार्ट इसका सॉल्व हुआ। सेकंड पार्ट में देखो उसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ बोथ डाइस का प्रोडक्ट जो है ना वो 5 और 10 के बिटवीन में रहे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो देखिए मैंने इसको भी सॉल्व किया यहाँ पर। अब प्रोडक्ट जो है ना वो आपके पास 5 आए, बिटवीन 5 और 10 के बिटवीन में आ रहा हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने देखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ डॉट्स इज बिटवीन 5 एंड 10, 5 और 10 के दरमियान में उनका जो है वो प्रोडक्ट आ रहा हो, तो उसका केस कितना बन सकते हैं। ठीक है, तो देखें कि अच्छा यहाँ पर जो है ना वो देखें, पहला जो है ना उसने कहा कि 1 और 5 इनको मल्टीप्लाई करें तो 5 आता है, 1 और 6 वो भी 5 आता है, 2 और 3 इनको मल्टीप्लाई करने से 6 2 4 6। अच्छा यहाँ पर ना एक तो ये जो बात है कि प्रोडक्ट गेटिंग लेट बी एक इवेंट है गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ डॉट फ्रॉम 5 to 10, ये सवाल की स्टेटमेंट है ना बुक में जो आपके पास गिवन है। ठीक है, इसका सवाल में ये बिटवीन नहीं होना चाहिए। बिटवीन की जगह अगर मैं बात करता ना तो उसमें तो 5 और 10 के दरमियान में तो 6 7 8 9 बना चाहिए था जिनका प्रोडक्ट वो हम ले सकते थे। लेकिन जो कि बुक में इसका सोल्यूशन जो गिवन है वो अकॉर्डिंग टू बिटवीन नहीं होगा, फ्रॉम होगा। ठीक है, यानी कि 5 और 10 से जिनका प्रोडक्ट आ रहा हो तो वो केस कैसे हो सकते हैं, यानी कि इसमें 5 भी शामिल होगा और 10 भी शामिल होगा। जब बिटवीन भी की बात करते हैं तो बेटा वो ना तो 5 होता है ना 10 होता है, इसके दरमियान वाले नंबर होते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कितने केस ऐसे हैं यानी कि जिनका प्रोडक्ट 5 से 10 के दरमियान में बन रहा है। तो यहाँ पर वैसे मैंने मेंशन किए हैं, तो देखिए ये 1 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 5 आता है, तो 5 और 10 के दरमियान में आ रहा है, 5 से लेकर 10 के दरमियान। ये 1 और 6 का बनता है, ये भी 6 बनता है, 2 3 2 4 5 to 10 ये भी आएगा, ये 12 वाला नहीं आएगा, ये भी आएगा, ये 9 वाला भी आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, 4 to 8 होता है, ये भी आ जाएगा। इसी तरह से 5 1 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, ये आ जाएंगे, 6 1 हो सकता है। ये सारे केस ऐसे हैं, नीचे भी मैंने इसको लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर टोटल जो केस बन रहे हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 केसेस ऐसे हैं जो कि 5 से लेकर 10 तक हमारे पास सोल्यूशन दे रहे हैं। तो ये बी एक इवेंट मैंने नाम दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये किसके इक्वल होगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस। अब कार्डिनलिटी ऑफ बी जो आया है वो कितनी है, वो 11 है, तो 36, तो 11/36 जो है ना वो इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो ये फिर से ये लास्ट में ये फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम नहीं आएगा, फ्रॉम 5 to 5 and 10, बिटवीन 5 and 10 नहीं है, फ्रॉम 5 to 10 है, इज 11/36, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन बोथ डाइस इज इक्वल टू 4, यानी दोनों को माइनस करें तो 4 आ जाए। पहला केस क्या हो सकता है, 5 और 1 को माइनस करते हैं तो 4 आता है, और 6 और 2 को माइनस करते हैं तो 4 आता है। और कौन सा केस है जिनको माइनस करने से 4 आ जाए, ठीक है, 6 और 5 और 1 को माइनस करने से 4 आ जाएगा। और कोई केस ऐसा जिसको माइनस करने से 4 आ जाए, 6 और 2, 4 केस ऐसे हैं जिनको माइनस करने से 4 आ रहा है। तो देखो कि थर्ड पार्ट में द डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट्स इज इक्वल टू 4, तो 4 केस ऐसे थे ना, तो 1 5 1 2 6 1 5, तो यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ डी तो मेरे पास 4 आ गई। उसकी प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होती है, कार्डिनलिटी ऑफ डी डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस के, एन ऑफ एस के। तो यहाँ से आपको पता है कि कार्डिनलिटी ऑफ डी कितनी है, वो 4 है और सैंपल स्पेस 36 है, विच इज इक्वल टू 1/9, 4 1 4 होगा और 4 9 36, 1/9। इसका मतलब है कि इसकी ये जो इसका सोल्यूशन है लास्ट में हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंस ऑफ डॉट्स इक्वल टू 4 इज, यहाँ पर बस लिखना है आपने, थस ये बात यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर मैं लिखा नहीं है मैंने, थस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंस डिफरेंस जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाए, डिफरेंस ऑफ 4 इज 1/9। तो ये हमारे पास इसकी लास्ट में स्टेटमेंट लाजमी मेंशन कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम मूव करते हैं, इसको मैं रेज कर रहा हूँ बिकॉज पार्ट 4 की तरफ चल रहा हूँ। पार्ट 4 में से पूछा गया आपसे, मैं यहाँ पर सवाल पे कर रहा हूँ, पार्ट 4 में जिसका लास्ट है, नंबर एटलीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर 4 एटलीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस। एटलीस्ट पहले डाइस पे क्या आ जाए, 5 यानी कि 5 से अबव भी हो सकता है, 6 भी आ सकता है, और सेकंड डाइस के ऊपर एटलीस्ट 4 यानी कि 4 आए, 4 से अबव भी हो सकता है, 5 भी या 6, लेकिन पहले पर 5 या 6 ही होना चाहिए। एटलीस्ट 5 का मतलब है या तो 5 और 6 आए, और सेकंड डाइस पे 4 या 4 से अबव, तो पहले 5 और 6 से ही सारे केस निकलेंगे। तो पहला केस यहाँ से क्या बन सकता है, पहले डाइस पे 5 होना चाहिए, 5 से अबव, लेकिन सेकंड पे 4 से अबव, तो यानी कि पहला केस तो ये बनेगा, फर्स्ट डाइस पे 5 आ रहा है और सेकंड डाइस पे 4 आ रहा है, फर्स्ट डाइस पे 5 आ रहा है, सेकंड पे 5 आ रहा है, तो सेकंड पे कहा था ना एटलीस्ट 4 यानी अबव भी हो सकता था, 5 6 का केस भी बनेगा। फर्स्ट डाइस पे उसने कहा है 5 एटलीस्ट 5, तो ये सेकंड डाइस पे 4 की बात भी की, तो 6 1 नहीं बनेगा, तो ये वाला बनेगा 6 4 6 5 6 6। तो 6 केस ऐसे बन रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको मेंशन किया होगा। लास्ट पार्ट है इसका फोर्थ में,
6 केस ऐसे हैं यानी कि 5 4 5 5 5 6 6 4 5 6 6, तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो तो ऑब्वियसली बात है, ई एक इवेंट का नाम दिया है, तो कार्डिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगी कार्डिनलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस टोटल। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगी वो किसकी इक्वल आ जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ ई विच इज इक्वल टू 6 36। तो यहाँ से 6 पर ये कट होते हैं तो 1/6 आ जाएगी। तो लास्ट पे ये मेंशन लिखना है आपने, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of getting at least 5 on first dice, 5 on first dice, and the numbers 4 at least first dice, and the number 4 at least on second dice, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इज 1/6 है। तो ये बात आपने मेंशन करनी है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। चलिए अब इसके क्वेश्चन 3 की तरफ, क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट देखो, वन अल्फाबेट इज सेलेक्टिंग एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स के वर्ड से कोई एक रैंडमली सेलेक्ट किया गया वर्ड है, तो इसके टोटल को 6 पार्ट्स हैं 3 के, इनको जो है वो हमने सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखें इसमें मैंने ये मेंशन किया सारे सवाल को मैथमेटिक्स, सबसे पहले तो काम ये होता है कि हमने अपना सैंपल स्पेस निकालना है, क्योंकि हमने वर्ड मैथमेटिक्स से एक वर्ड सेलेक्ट किया, तो इसका मतलब है मैथमेटिक्स के अंदर कितने वर्ड्स आ रहे हैं। पहला वर्ड देखिए एम है, फिर दूसरा ए है, फिर टी है, फिर एच है, फिर ई है, फिर एम है, फिर ए है, फिर टी है, फिर आई एस सी एस है। इनके टोटल जो वर्ड बनते हैं वो 11 बनते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। जिसका मतलब है सैंपल स्पेस के अंदर जो मेरे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे वो 11 आ जाएंगे। इनकी कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इनकी कैस की वो 11 आ गई। पहले पार्ट में से क्या क्या वाउल्स को हमने सेलेक्ट करना है, तो इसमें से देखेंगे कितने वाउल्स हैं। एक इवेंट को नाम दिया गेटिंग वाउल, ए एक वाउल है, फिर उसके बाद ई है, फिर ए है, फिर आई है। जो 4 आपके पास एलिमेंट ऐसे थे जो वाउल्स थे, जिसका मतलब जो हमने पहले पार्ट है सिलेक्टिंग रैंडमली फ्रॉम द वाउल, वो हमारे पास 4 केस ऐसे हैं। तो उसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सिलेक्टिंग अ वाउल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। तो इसकी कार्डिनलिटी की बात करूँ तो वो हम फाइंड कर चुके हैं जो कि 4 है, और इसकी कार्डिनलिटी 11 है टोटल की, तो 4/11 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी सिलेक्टिंग द वाउल। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड में इसका कॉन्सोनेंट है, ऑब्वियसली बात है 4 अगर वाउल्स आए तो कॉन्सोनेंट बाकी बचने वाले 7 होंगे। तो बी एक इवेंट का नाम दे दिया गेटिंग कॉन्सोनेंट, तो उसमें एम ए टी एच एम टी सी ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये 7 एलिमेंट्स बनते हैं। इसकी जो गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉन्सोनेंट इज, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से शो किया जाएगा, बी एक इवेंट है तो कार्डिनलिटी ऑफ बी को डिवाइड कर दिया जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ एस के ऊपर। तो कार्डिनलिटी ऑफ बी हम निकाल चुके 7 है, और कार्डिनलिटी ऑफ एस यानी कि सैंपल स्पेस की 11 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तीसरे पार्ट में उसने ये कहा है कि हमने एन ई को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसमें देखो सैंपल्स में कितने ई आ रहे हैं, तो एक ही केस ऐसा है जिसमें ई आ रहा होगा, तो इसका मतलब है सी एक इवेंट है गेटिंग ई, तो एक ही केस है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ई जो है वो 1 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी जो आपने निकालनी है सिलेक्टिंग ई इज, सी एक इवेंट है, सच सी एक इवेंट है जो कि सिलेक्टिंग ई के लिए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एक इवेंट की कार्डिनलिटी ऑफ सी हो जाएगा डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। अब कार्डिनलिटी ऑफ सी जो कि 1 है तो 1/11 इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अब उसने कहा कि चौथे पार्ट के अंदर उसने ये कहा हुआ है कि गेटिंग एन ए को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ए कितनी दफ़ा आ रहे हैं यहाँ पर 1 और 2 टाइम्स ए आ रहा है, तो इसका मतलब है 2 केस ऐसे हैं जिसमें हमारे पास ए आता है, तो इसकी कार्डिनलिटी एक इवेंट डी रख दिया ना, तो इसको कार्डिनलिटी जब वो हमारे पास 2 बन गई, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो है कार्डिनलिटी ऑफ डी डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस विच इज इक्वल टू 11। तो ये 2/11 हमारे पास बना देगा। अच्छा यहाँ पर देखें कि ये जो इसके 5वें और छठे पार्ट में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कुछ आपको जो है ना वो नॉट अकरिंग द इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी थी ना उससे मैं ये निकालूंगा। अब उसने कहा कि नॉट एम, एम ना हो, तो पहले हम निकालेंगे कि एम होने के चांस कितने हैं। ठीक है, तो एम के केस कितने हैं, 2 ही केस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि नॉट एम के लिए मैंने क्या किया, लेट किया मैंने कि एम भी इवेंट है गेटिंग है, एम एक इवेंट है जिसमें हम सेलेक्ट भी एम को कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो सकती है, 2 केस हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, वो कार्डिनलिटी ऑफ एम आएगा डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ एस, जो कि 2/11 बनती है। जब मैंने तो ये कहा था कि नॉट एम हो, तो किसी भी एलिमेंट की नेगेशन निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला हमेशा जो है वो आपके पास किसकी इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जो प्रोबेबिलिटी होती है ना टोटल में से आपने उसको माइनस कर देना होता है। तो यहाँ से देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एम उसकी नेगेशन है, यानी कि पी ऑफ एम, इसकी नेगेशन को निकालेंगे विच इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ एम के प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एम की। तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो हमने निकाली है 2/11, ये आई है। तो 1 में से 2/11 को माइनस करें तो ये तरीका क्या होता है, 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया 11 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 9/11। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। सेम इसी तरह से उसने कहा कि नॉट टी, टी ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब टी के होने के चांस 2 ही हैं, तो इसी तरह से हम कहेंगे कि सबसे पहले तो लेट करेंगे एक इवेंट ई है, टी एक इवेंट है। ठीक है, टी उसने इवेंट को नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेट ई बी इवेंट गेटिंग टी, ई एक इवेंट है। ठीक है, ई एक इवेंट है गेटिंग टी, टी को सेलेक्ट करने का वो इवेंट है, 2 केस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टी की बात करें तो वो जो कि कार्डिनलिटी ऑफ ई
डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस होता है विच इज इक्वल टू 2/11। नॉट गेटिंग की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस है पी, यानी कि नॉट गेटिंग की उसकी नेगेशन होती है जो कि प्राइम से शो की जाती है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है, तो 1 में से आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि 2/11 को माइनस करना है विच इज इक्वल टू सेम केस उसका बन जाएगा 11 1 11 माइनस 2 9/11। तो ये इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास सॉल्व हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 की तरफ चलते हैं। अब तो बेटा तो चलिए देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ये क्वेश्चन 3 के बाद डायरेक्ट 5 पे लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी क्लरिकली मिस्टेक है, ये 4 होना चाहिए, क्वेश्चन 4 है। ठीक है, असलम रोल किया डाइस को, तो ऑब्वियसली बात है उसने रोल किया है डाइस को, तो इसका मतलब है 6 केस बनेंगे सैंपल स्पेस में। प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग द 3 और 4 आने की, और फिर नॉट गेटिंग द 3 और 4 की भी है। तो देखें इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा असलम रोल डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट भी यहाँ पर आएगा, नॉट द नंबर 3 और 4। सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस जब आपकी बात है, डाइस को रोल किया तो 6 केस हो सकते थे, या 1 आया डाइस पे, या 2 3 4, यहाँ पर 6 आ सकता है। तो ये इसका सैंपल स्पेस बना। चूंकि एक इवेंट 3 और 4 को सिलेक्ट करने का क्या केस हो सकता है, 2 ही केस हो सकते हैं। ठीक है, 3 और 4 को सिलेक्ट करेंगे, या तो 3 आ जाएंगे 4 आ जाए, तो उस इवेंट को नाम देंगे, लेट कर दिया भी एक इवेंट है ए गेटिंग 3 और 4। तो कार्डिनलिटी ऑफ 3 और 4 की 2 है, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ 3 और 4, 3 और 4 आने के 2 ही केस हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो 2 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 4 की क्या निकलेगी, वो मेरे पास कार्डिनलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। अब कार्डिनलिटी ऑफ ए 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 1/3। अब नॉट गेटिंग की बात हमने की हुई है, वो नेगेशन से निकाली जाती है, उसका फॉर्मूला हमें पता है, या मैंने मेंशन भी किया है। ठीक है, मैंने दोबारा लिखा हूँ नीचे, एक ही दफ़ा लिखना होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, तो 1 माइनस 1/3, इसको आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर से भी 3 1 3 माइनस 1 2/3 जो है वो इसका सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ी सी क्लरिकल मिस्टेक है, यहाँ पर 6 आ रहा है, चूँकि ये वैसे तो 5 बनता है, क्योंकि पीछे उसने नंबरिंग को थोड़ा सा चेंज किया हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 5 बनता है। तो इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। तो स्टेटमेंट में अब्दुल हादी ने लेबल्ड किया हुआ है कार्ड को 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, और 1 से 30 तक है, पुट इन द बॉक्स पे सेलेक्ट किया हुआ, सेलेक्ट उसने रैंडमली सेलेक्ट किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द कार्ड कंटेनिंग 25 आ जाए। ये 5 पार्ट हैं, तो इसको देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है ये 5, यानी कि अब्दुल हादी कार्ड सैंपल स्पेस पहले बनाना है। 1 से लेकर 30 तक कार्ड है, तो हर एक पे पहले पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3, यानी कि 30 तक है, तो यानी कि 30 कार्ड्स हुए ना फिर 1 2 3 4 5, तो कार्डिनलिटी ऑफ जो है सैंपल स्पेस हो तो 30 आ गई। पहला उसने कहा कि द नंबर 25, तो एक ही केस है भाई 25 पे, तो एक ही नंबर पे लिखा हुआ है, उसका मतलब लेट ए कर लिया, एक इवेंट है जो कि हमारे पास गेटिंग द कार्ड 25, तो उसका कार्डिनलिटी में एक ही एलिमेंट बनेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ एस, जो कि सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी है। ए की कार्डिनलिटी आपने फाइंड कर ली जो कि 1 है, तो इसका मतलब सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी 30 है, तो 25 को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/30 बनेगी। दूसरे केस में कहा, देखें अब इसका पार्ट नंबर 2 है। अच्छा, इस पार्ट नंबर 2 में देखो बेटा, ये लिखा हुआ है नंबर बिटवीन 17 टू 22, 17 टू 22 की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा, बिटवीन नहीं है यहाँ पर, इसको दुरुस्त कर ले, मैं यहाँ पर इसको दुरुस्त कर रहा हूँ, ये के बुक के अकॉर्डिंग जो है ना, अगर हम देखा जाए तो ये फ्रॉम लिखा हुआ है, तो इसकी आपकी बुक के अंदर जिसका सोल्यूशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहा हूँ, फ्रॉम होना चाहिए। अगर हम बिटवीन की बात करें, तो बिटवीन का तो मतलब ये होता है कि 17 और 22 के दरमियान में रहना, यानी कि 18 19 20 और 21 तक नंबर आने चाहिए। लेकिन इसमें जो है कि उसने जो सोल्यूशन जो सॉल्व किया है वो इसको 17 को भी शामिल किया हुआ है, 22 को भी तो उसका केस फिर यही बन सकता है, ये फ्रॉम हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब 17 भी शामिल है और 22 भी शामिल है, तो उसमें भी हम सबसे पहले एक नाम देंगे, लेट्स कर लेते हैं बी, एक इवेंट है, सेलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम 17 टू 20, यहाँ पर 17 टू 20 है, 17 18 19 20 21, यानी कि इसके बाद 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी जो है हमारे पास 6 आ जाएगी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगी, कार्डिनलिटी जो बी की है वो, और डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। अब कार्डिनलिटी ऑफ बी हमने फाइंड आउट कर ली, जो कि आई है हमारे पास 6 है, और सैंपल स्पेस के हमारे पास टोटल एलिमेंट्स होते थे वो हमें अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर ही हम कैलकुलेट कर चुके हुए, वो हमारे पास 30 थे, तो यहाँ से हम इसको 30 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये चूँकि डिविजिबल हैं 6 के ऊपर, 6 1 6 होगा और 6 5 30, तो 1/5 जो है ना इसकी जो है मेरे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका जो है हमारे पास फर्स्ट सेकंड पार्ट भी जो है सॉल्व हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलें क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट देखें, उसका नंबर एटलीस्ट 20 का मतलब है कम से कम 20 होगा, और 20 से अबव भी हो सकता है। तो इस पार्ट की तरफ चलूँ, तो यहाँ पर देखें, मैंने इसको यहाँ मेंशन किया, पार्ट नंबर 3, सपोज कर लेंगे, लेट्स सी एक इवेंट है, सेलेक्टिंग अ कार्ड कंटेनिंग द नंबर एटलीस्ट 20 का मतलब 20 से अब भी आएंगे, 20 भी होगा, 21 भी होगा, 22 भी होगा, 23 भी, अप टू इसी तरह से 30 तक चलेंगे। तो ये जो सी वाला इवेंट है इसकी कार्डिनलिटी मेरे पास 11 बनती है। ठीक है, इनके 11 एलिमेंट आते हैं 20 से लेकर 30 तक, तो प्रोबेबिलिटी अगर निकाली है सेम वही फार्मूला, कार्डिनलिटी ऑफ सी डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। सी की कार्डिनलिटी 11 है और सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी 30 है, तो इसका मतलब है सी का जो सोल्यूशन है इनके पार्ट नंबर 3 का, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कार्ड कंटेनिंग नंबर एटलीस्ट 20 11/12 आ जाएगा। तो ये इसका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हुआ। अच्छा, इसके फोर्थ पार्ट में देखें, फोर्थ पार्ट में इसने ये कहा हुआ है कि पहले मैं सवाल में देख लूँ, नंबर नॉट 27 एंड 29, 27 भी ना हो और 29 भी ना हो, इनके 2 कार्ड तो हमारे पास ये होने नहीं चाहिए, बाकी इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
अब यहाँ पर मैंने ये मेंशन किया कि 27 और 29 नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं शुरू में कर लेता हूँ, अगर 27 और 29 उसने कहा कि नहीं होना, अगर मैं ये देख लूँ जो आपने नॉट अग्रीइंग द इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली थी उस मेथड से मैं निकाल रहा हूँ। मैं सपोज करता हूँ कि भाई 29 और 27 की प्रोबेबिलिटी होने की चांस कितने हैं, वो तो दो ही केस है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग कार्ड कंटेनिंग 27 एंड 29, तो वो दो केस हैं, या तो 27 होगा 29 होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कार्डिनलिटी ऑफ डी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। अब ये जो कि 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 30, 2 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे जो कि 1/15 आ जाएगा। ये तो वो प्रोबेबिलिटी आई ना जो कि हमारे पास कंटेनिंग 27 और 29 था। अगर जो कि इसके नेगेशन निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है, वो फार्मूला क्या होता था, वो मेरे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट कंटेनिंग द कार्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालें तो उसका फार्मूला ये था, यानी कि जिसकी भी प्रोबेबिलिटी आप निकालें उसकी नेगेशन निकालें तो उसका प्राइम के साथ शो करते हैं, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, यानी कि डी एक इवेंट था, उसकी निकाल चुके हम प्रोबेबिलिटी तो 1 माइनस 1/15। इसको चाहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग कार्ड कंटेनिंग अ नंबर नॉट 27 या 29 ना आए तो 15 1 15 1 माइनस होगा तो 14/15 आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्राइम आ जाएगी जो कि बिलोंग करता है नॉट कंटेनिंग द नंबर 27। ऑब्वियस सी बात है कि ये 27 और 29 ना हो तो टोटल जो एलिमेंट्स मेरे पास 30 हैं, तो 30 में से 2 निकल गए तो 28 आएंगे, 28 जब 30 पर डिवाइड होगा तभी 14/15 आता है। तो ये पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया। तो इसका पाँचवा, तो देखिए अब इसका फिफ्थ पार्ट है कि नंबर नॉट बिटवीन 12 टू 15। तो इसको भी मैं सॉल्व जब करूँगा तो मैं तो पहले सपोज करूँगा ना कि इसका जो पाँचवा पार्ट है कि लेट कर लेते हैं कि ये जो है ना वो एक इवेंट है नॉट नंबर 25 टू 20। इसका ये फिफ्थ पार्ट है, लास्ट है। नॉट पार्ट में है कि नॉट नंबर बिटवीन है, नॉट नंबर अगर देखूँ तो नॉट नंबर बिटवीन 12 टू 15, 12 टू 15 के दरमियान में नंबर ना हो, नॉट नंबर बिटवीन 12 टू, नॉट नंबर बिटवीन 12 टू, नॉट नंबर बिटवीन 12 एंड 12 टू 15, तो 15 और 12 के दरमियान वाला नंबर ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तरीकाकार वही होगा, सबसे पहले हम सपोजिशन करेंगे तो लेट कर लेंगे डी इवेंट है सेलेक्टिंग द नंबर बिटवीन 12 और 15। तो सॉल्व करते हैं इसको, सपोज करते हैं कि लेट मैं एक इवेंट नाम दे देता हूँ ई, एक इवेंट है ई, डी इवेंट, इवेंट है सेलेक्टिंग नंबर बिटवीन 12 टू 15, 12 टू 15 के बिटवीन में नंबर जना आ सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी मैं ये कह देता हूँ कि ये है। अब देखते हैं कि उसकी हमारे पास कितनी जो है ना वो आपके पास केस हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उसको चूँकि ई का नाम दिया तो ई जो है मेरे पास आ जाएगा, उसमें बिटवीन में जो नंबर आने हैं वो कितने हैं, 13 होगा या फिर 14 होगा, ठीक है, 13 और 14 ये मेरे पास इसका आ जाएगा बिटवीन में। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कार्डिनलिटी ऑफ ई की बात करूँ तो वो मेरे पास 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो क्या आ जाएगी, वो मेरे पास आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ एस जो कि सैम्पल स्पेस है। इसकी कार्डिनलिटी जो 2 है और सैम्पल स्पेस की कार्डिनलिटी हम निकाल चुके 30, तो 1/15 जो है हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अब चूँकि हमने इसकी निकाली है नेगेशन, क्योंकि मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि मेरे पास जो है ना वो ऐसी प्रोबेबिलिटी है चूँकि नॉट नंबर था बिटवीन 12 टू 15 की बात हम नहीं करनी थी, तो यहाँ पर मैं इसको जो है नाम दे देता हूँ कि मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी है नॉट गेटिंग द नंबर बिटवीन नॉट, वो नेगेशन से निकाला जाता है। अब बात करते हैं नॉट सेलेक्टिंग बिटवीन सेलेक्टिंग नंबर बिटवीन 12 टू 15, तो वो जो प्रोबेबिलिटी आई है उसी का नेगेशन निकाला जाता है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी प्राइम से निकाली जाएगी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा, तो यहाँ से 1 माइनस 1/15 आ जाएगा। तो 15 की बात करें, 15 1 15 और 1 माइनस होगा तो 14/15 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये तो तब केस है अगर बिटवीन की बात करूँ। इसका सोल्यूशन जो कि बुक के अंदर आपके पास जो गिवन है ना, वो उसने जो सोल्यूशन लिखा है ना आपको, वो मैं थोड़ा सा यहाँ से उसके अकॉर्डिंग भी मैं उसमें उसने इसको जो है ना सॉल्व जो किया है ना वो फ्रॉम से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। बिटवीन को फिर उसने नहीं लिया, इसकी जगह पर उसने फ्रॉम से इसको सॉल्व किया हुआ है। अगर मैं फ्रॉम की बात करता हूँ तो 12 को भी शामिल करना पड़ेगा, 12 भी आएगा, 13 भी आएगा, 14 भी आएगा और 15 भी आएगा। तो उसकी कार्डिनलिटी जो बनेगी फिर मेरे पास क्या बनेगी, क्योंकि इसमें तो 4 एलिमेंट आ गए, तो इसका मतलब इसकी जो कार्डिनलिटी बनेगी वो मेरे पास 4 आएगी। फिर इसी तरह से फिर 4/36 की बात 4/30 होगा, तो यहाँ से 4/30, तो ये कुछ आ जाएगा 2/15, ठीक है। अब उसकी जब निगेशन निकालेंगे तो यहाँ से 2/15 की, तो ये कुछ आ जाएगा मेरे पास 2/15। तो अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये जो है वो बुक के अकॉर्डिंग भी आपके पास सोल्यूशन आ जाता है, जो कि मेरे पास 15 1 15 2 माइनस हो गए तो 13/15 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी जा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 को हमने सॉल्व किया, तो अब जो है ना इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। 7 की जो स्टेटमेंट है मेरे पास
द प्रोबेबिलिटी ऑफ आयशा विल पास द एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन पास करने की प्रोबेबिलिटी है ना आयशा की, वो 0.85 है। तो आपने बताना है कि नॉट पास की एग्जामिनेशन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो बड़ा सिंपल सा उसकी नेगेशन निकालेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने ये सवाल था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पास द एग्जामिनेशन की, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, 7 वाला क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आयशा विल पास एग्जामिनेशन इज 0.5। तो उसको नाम दे दिया, लेट ए भी इवेंट है जिसमें एग्जामिनेशन पास हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी नॉट पास की जो होगी तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेशन की होगी। ए माइनस, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, जो पास की है तो उसकी नेगेशन जो है वो नॉट पास की होती है। वो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है ना। तो ए की प्रोबेबिलिटी तो है ना 0.85, तो उसको माइनस किया तो 0.15, यानी कि फिर हम ये कह सकते हैं कि हेंस थस द प्रोबेबिलिटी ऑफ थस द प्रोबेबिलिटी ऑफ आयशा नॉट पास द एग्जामिनेशन वो क्या होगी, वो मेरे पास 0.15 होगी। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखें इसका ये बुक के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन नंबर, अब 8 की बात मैं करूँ, 8 के भी कुछ पार्ट्स हैं, 5 पार्ट इसके गिवन है। ताबिश ने फेयर कॉइन को टॉस किया एंड रोल्ड अ फेयर डाइस वंस, कॉइन और डाइस को रोल किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले तो हम इसका सैंपल स्पेस निकालते हैं कि वो क्या हो सकता है। कॉइन को साथ में टॉस किया और साथ में उसने डाइस को टॉस किया, तो उसका जो सैंपल स्पेस मैंने बनाया यहाँ देखो, पहला केस तो यहाँ पर ये हो सकता था कि कॉइन को भी फेंका और साथ में डाइस को भी फेंका। कॉइन के ऊपर हेड आ जाए और डाइस पे 1 आ जाए, कॉइन पर हेड ही रहे, डाइस पर 2 आ जाए, ये केस हो सकता था। कॉइन पर हेड ही रहे, सारे इस तरह से केस बने। कॉइन पर हेड आया, 1 आया, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6, ये 6 केस तो ये बनेंगे। दूसरा केस ये भी हो सकता था, कॉइन पे हेड की वजह टेल आ जाए, तो उसके साथ भी तो 6 केस बनेंगे। तो यानी टेल का 1 के साथ, टेल का 2 के साथ, टेल का 3 के साथ, इसी तरह से 4, 5, 6, यानी कि जो सैंपल स्पेस है वो मेरे पास 12 एलिमेंट्स बनते हैं, यानी कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स वो 12 बन सकती थी, ठीक है। तो ये तो इसका सैंपल स्पेस बन गया। अब पहले पार्ट में देखने से कहा कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टेल आए कॉइन के ऊपर, ठीक है, कॉइन के ऊपर मेरे पास टेल आ जाए और एटलीस्ट 4 जो है वो डाइस पे आए। ऑब्वियस सी बात, एटलीस्ट की बात जब हम करते हैं तो 4 से अबव भी बात हो सकती है। टेल ऑन कॉइन और एटलीस्ट 4 ऑन द डाइस। टेल कॉइन पे तो एटलीस्ट 4, तो इसका मतलब 4 वाला होगा, 5 होगा और 6 होगा। 3 केस ऐसे बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्डिनलिटी जो है ना, ए की 3 आ जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस होगा। तो ए की कार्डिनलिटी तो 3 है और जो सैंपल स्पेस है उसकी कार्डिनलिटी कितनी आई हुई है वो हम निकाल चुके, वो 12 है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास 1/4 पहले पार्ट का सोल्यूशन निकल आता है, ठीक है। अब इसी का जो है ना वो सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड में इसने कहा है कि हेड आए कॉइन के ऊपर और नंबर आए 2 या 3 डाइस के ऊपर। दूसरा सवाल है, उसको भी हम नाम दे दिया, हेड आए कॉइन के ऊपर और नंबर आए 2 या फिर 3 डाइस के ऊपर। दो ही केस हैं, हेड 2 और हेड 3 का। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी आसानी के साथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, जो कि स्टूडेंट को बी का नाम दिया हुआ है, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस आएगा, तो जो कि 2/12 आएगी। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1/6 आ जाता है। तो ये इसका सवाल सॉल्व हो गया। थर्ड में देखें, हेड आए एंड टेल ऑन कॉइन, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है कॉइन पर, लेकिन नंबर 6 है डाइस के ऊपर। दो केस हैं, एक हेड का 6 के साथ और एक कॉइन का 6 के साथ, ठीक है। तो वो दो केस यहाँ पर लिख दिया मैंने। उसकी कार्डिनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सी इवेंट उसका नाम दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, कार्डिनलिटी ऑफ सी डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये जो है वो 2 है और यहाँ पर 12 है, तो 1/6 इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6 आ जाएगी। क्वेश्चन 3 है। अब 4 पे चलें। अब 4 में उसने ये कहा है, सवाल के अकॉर्डिंग देखूँ तो नॉट टेल ऑन द कॉइन एंड नंबर 5 ऑन द डाइस, टेल भी ना आए और 5 भी ना आए। तो यहाँ पर पहले कहूँगा कि टेल आए भाई और 5 भी आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर उसकी निगेशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फोर्थ पार्ट में मैंने कहा नॉट टेल एंड कॉइन ऑन द नंबर 5 ऑन द, पहले तो हम कहेंगे बी एक इवेंट है अकरिंग टेल ऑन अ कॉइन और नंबर 5 ऑन द डाइस। तो एक ही केस है टेल और 5 आने का, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी तो वो 1 बाय कार्डिनलिटी ऑफ डी और डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस आएगा। तो पहले तो हम इसकी निकाल लेते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ डी डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि 1/12 आ रही। तो हमने कहा कि नॉट, इसका मतलब उसकी निगेशन इस तरह से निकाली जाती है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑन टेल, कॉइन के ऊपर टेल ना आए और 5 ना आए, तो वो 1 माइनस पी ऑफ ई है, तो इसकी वहाँ प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, तो 1/12 आई हुई है। तो 12 वन 12 और 1 माइनस होगा तो 11/12 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये इसका जो है फोर्थ पार्ट हो गया। तो इसका फिफ्थ पार्ट है, तो मेरे ख्याल में इसका लास्ट ही है, नॉट हेड ऑन द कॉइन और नंबर 5 और 2 ऑन द डाइस। हेड भी ना आए और डाइस पे 5 और 2 ना आए, तो दो पहले हम कहेंगे भाई आए, ठीक है। पहले केस तो हम ये बनाएंगे कि हमारे पास डाइस पर और डाइस के ऊपर हेड भी आए और 5 भी आए, कॉइन पे हेड भी आए और डबल डाइस पे 5 और 2 भी आए। तो दो ही केस हैं, हेड का 5 के साथ और हेड का 2 के साथ, यानी कि लेट कर लिया ई एक इवेंट अकरिंग हेड ऑन अ कॉइन और नंबर 5 और 2 ऑन द डाइस। तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालें तो कार्डिनलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि 2/12 बनेगी, विच इज इक्वल टू 1/6। अब चूंकि हमने तो इसके कहा था उसका उल्टा निकालना था, बरक्स निकालना, नॉट अकरिंग ऑन द कॉइन हेड एंड 5 एंड 2 ऑन द डाइस, वही फार्मूला जो से पहले हम डिस्कस कर चुके। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 1/6, 6 1 6 और 5, तो 5/6 जो है ना इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8
बी सॉल्व हो गया अकॉर्डिंग टू बुक, लेकिन ये मेंशन नहीं है, ये 7 क्वेश्चन बनता है अगर इसकी तरतीब को जगह दुरुस्त किया जाए तो चले हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। 9 उसने लिखा ही नहीं है, देखो 8 के बाद 10 आ गया। ये वैसे तो ये वाला जो है ना वो 7 बनता है और ये जो है ना 8 क्वेश्चन बनता है और ये जो है ना वो 10 बनता है, इसने मिस कर दिया यहाँ। तो 8 के बाद उसने देखो 9 वाला सवाल ही नहीं था और सीधा 10 पे आ गया। तो ये 8 बनता है, ये क्वेश्चन वाला 7 बनता था। तो चलें इसको सॉल्व कर देते हैं। सिलेक्टिंग अ कार्ड और रैंडम फ्रॉम, तो देखो बेटा क्वेश्चन 8, ये 10 जो गलत लिखा हुआ है बुक के अकॉर्डिंग, ये 8 वाला सवाल बनता है। तो इसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ भी लिख दी है। तो इसमें ये है कि उसने कहा कि एक कार्ड को सिलेक्ट किया गया रैंडमली फ्रॉम द फेल शफल्ड 52 कार्ड्स। ये कार्ड 52 ही होते हैं टोटल। उसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है क्वीन की, पहले तो क्वीन की निकालनी है, फिर नेदर अ क्वीन और नॉर अ जैक, क्वीन भी ना हो और जैक भी ना हो। तो ये मैं पता है कि 52 टोटल कार्ड्स हैं, तो इसका मतलब सैंपल स्पेस की जो कार्डिनलिटी होगी वो 52 होगी। अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये आपको पता है कि लेट्स हमने कर लिया कि क्योंकि 4 बड़ी कैटेगरीज हमने कार्ड्स की बनाई थी। स्पैड बनाया था, ठीक है, 13 कार्ड इसके होते थे। इसी तरह से हमने क्लब बनाया था, इसके 13 कार्ड थे, और डायमंड के 13 कार्ड थे, और इसी तरह से जब वो स्पैड, क्लब और हार्ट के 13 कार्ड थे। और इन हर कार्ड के अंदर जो है ना वो एक एक कार्ड क्वीन का पड़ा होता है। स्पैड की क्वीन होती है, क्लब की, डायमंड की और हार्ट की। तो इसका मतलब टोटल जो कार्ड है ना क्वीन के, ये आपको याद होना चाहिए, याद रख लें, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। तो 4 कार्ड है, तो कार्डिनलिटी जो है ना वो ए की 4 होगी। 4 कार्ड होते हैं क्वीन के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, तो ऑब्वियस सी बात है कार्डिनलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस होगा, जो कि 4/52 होगा, विच इज इक्वल टू 1/13। तो 1/13 जो है हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट उसने कहा कि नॉर अ क्वीन और नॉर अ जैक, जैक भी ना हो क्वीन भी ना हो। पहले तो हम कहेंगे भाई जैक और क्वीन हो, ठीक है। जैक का भी पता है कि 4 कार्ड होते हैं और क्वीन के भी 4 कार्ड होते हैं। टोटल मिलाया जाए, लेट बी एक इवेंट गेटिंग अ क्वीन और जैक, सिंस देयर आर 4 कार्ड्स ऑफ क्वीन एंड 4 कार्ड्स ऑफ जैक, सो टोटल कार्ड प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 8 आ जाएगी, कार्डिनलिटी होगी वो 8 आ जाएगी। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी को डिवाइड करेंगे कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस है। अब इसकी जो है वो 8 है डिवाइडेड बाय 52, तो ये आ जाता है 2/20। 4 पर ये अगर मैं 4 पर इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 4 के साथ इसको अगर डिवाइड किया जाए, देखें तो यहाँ से 4 2 ज़ा 8 और 4 13 ज़ा 52 होता है। तो 2/13 आपके पास है सिलेक्टिंग आ क्वीन और जैक की आगे। अब नॉट सिलेक्टिंग की जब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसकी निगेशन होती है, तो कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल ली है, 2/13 है। इसको जब आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर लें चाहे तो सॉल्व किया जा सकता है। 13 1 13, और इसमें से जब 2 माइनस होगा तो 11/13 मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, नॉट सिलेक्टिंग द नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन और नॉट जैक। तो ये इसका जन्म क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, इसका लास्ट सवाल है, 11वां नहीं है, 9 वाला क्वेश्चन है। उसने कहा कार्ड चूजन किया गया रैंडमली फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक और नॉट डायमंड। एक जैक की निकालनी है, जैक का आपको आइडिया हो चुका है, 4 कार्ड होते हैं इससे पहले वाले सवाल के अंदर। तो इसमें उसी तरह से 52 टोटल कार्ड्स हैं, सैंपल स्पेस में हमारे पास 52 बन गया। जैक की प्रोबेबिलिटी, लेट ए बी इवेंट है गेटिंग अ जैक, 4 कार्ड होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करें तो वो मेरे पास कार्डिनलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए 4 है, 4/52 करेंगे, विच इज इक्वल टू 13/1/13। तो ये इसकी जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब उसके बाद नो डायमंड, डायमंड के कार्ड में पता है वो 13 होते हैं, मैंने शुरू में बताया आपको। अब उसके बाद पहले तो मैं ये सपोज करूंगा कि भाई डायमंड आए, ठीक है, तो उसकी तो 13 कार्ड होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी कार्डिनलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, विच इज इक्वल टू 13/52। 13/52 की बात करेंगे तो विच इज इक्वल टू ये 1/4 आ जाता है। अब हमने कहा था नो डायमंड, इसका मतलब इसकी निगेशन होगी, यानी कि इसका प्राइम निकालेंगे, बी प्राइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डायमंड, बी प्राइम 1 माइनस बी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1 माइनस 1/4 होगा। तो 1 माइनस 1/4 करें तो 4 1 4, 1 माइनस 3/4, जिसका मतलब नॉट गेटिंग द डायमंड की प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी। तो ये इसका जन्म क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी इस लेक्चर के अंदर। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आई हैं। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।